नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कंटेस्ट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो कैसा रहा आप सभी का नीट का पेपर? उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा। मतलब एग्जाम से पहले सर लॉकडाउन में कैसा रहेगा पेपर, कैसा आएगा सर, क्या टफ आएगा फिजिक्स में, मतलब फोन कर करके मतलब ये हालत थी कि सर मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हो। सर फिजिक्स तो बहुत टफ आने वाली है, हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही। तो मतलब ऐसे बहुत सारा मतलब माहौल बना रखा था डर का। लेकिन फाइनली एग्जाम आपने देख ही लिया और पेपर भी शायद देख करके आपको मजा आया होगा। बहुत सारे बच्चों को तो उसी दिन फोन आ गए थे, सर पेपर बहुत मस्त हुआ। दासू ये रहा मतलब सभी विद्यार्थियों का पेपर जो है मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ये मान लीजिए कि आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग आया। बायो भी इसके अंदर मतलब मोस्टली पार्ट जो है बायो का बहुत इजी आ रखा है और केमिस्ट्री जरूर थोड़ा सा जो है टफ रहा। केमिस्ट्री का जरूर बहुत सारे मतलब जो टीचर्स हैं केमिस्ट्री वाले, उन्होंने कहा कि सर इतना टफ तो नहीं कह सकते अपन उसको, लेकिन हाँ लेवल का रहा, केमिस्ट्री एक अच्छा लेवल रहा। लेकिन फिजिक्स तो मतलब यार आपको देख करके मजा आ गया होगा। फिजिक्स का पेपर तो मतलब इस बार आपके लिए सोने में सुहागा हो गया, पक्का सिलेक्शन लेकर के आओगे ना। चलिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को एनालिसिस करा दिया जाए उनका पेपर। जो पेपर है आपका नीट 2020, ये हम लोग पेपर एनालिसिस करते हैं। वैसे तो यार इतना दिन रुकते नहीं हो, आप सब ने अपना पेपर जो है एनालाइज कर दिया होगा। आंसर की बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने डाल दी है, बड़े बड़े जितने भी अपने इंस्टीट्यूट हैं सबने आंसर की जो है वो गूगल पर डाल चुके हैं, यूट्यूब पर भी डाल चुके हैं। बहुत सारे टीचर्स तो अपन बहुत लेट हो गए, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर आप डाल दीजिए, क्योंकि होता है ऐसा कभी कभी, जिसने पढ़ाया उसी से देखने का। तो देखिए डाल देते हैं हम भी आपका आंसर की। तो देखिए एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और पेपर है अपने पास में, पेपर मंगा लिया था हमने बच्चे से। देखिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 136, किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों ए और बी के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं। जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 हर्ट्ज है तो बी की मूल आवृत्ति है। चलिए सिंपल भाषा में समझिए, ए और बी, ठीक है, ये अपने पास में दो हल्के स्वर जिनसे मतलब ध्वनि निकल रही है। तो यहां से ए के लिए कहा गया अपने पास में कि 530 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है, ठीक है सर, और विस्पंद आवृत्ति जो है वो 6 हर्ट्ज उत्पन्न होती है। अभी अपने को इसका मालूम नहीं है, इसका अपने को फाइंड करना है कि इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति कितनी है। 6 हर्ट्ज आवृत्ति विस्पंद उत्पन्न होता है। तो 6 हर्ट्ज आवृत्ति का अगर विस्पंद होता है तो बी के लिए आप क्या करोगे, देखिए तो विस्पंद आवृत्ति के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि बी की जो आवृत्ति है वो कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है आपके पास। एक तो 530 माइनस का आप 6 करोगे, विस्पंद आवृत्ति कितना है आपके पास में 6 हर्ट्ज है, और एक आपका हो जाएगा 530 प्लस का 6, यानी कि ये तो हो सकता है आपका 524 और या फिर हो जाएगा आपका 536, ठीक है, दोनों में से आपका एक आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं अपन आगे। उन्होंने बात की है कि विस्पंद आवृत्ति बढ़कर, अच्छा सॉरी, जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाए, बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाए। और यार सीधी सी बात है, अगर तनाव कम करोगे, टेंशन जो है ये फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती है। तनाव अगर कम करोगे तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो गई। विस्पंद आवृत्ति पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हर्ट्ज। और विस्पंद आवृत्ति तो बढ़ गई, लेकिन जो बी की आवृत्ति है वो क्या होगी, कम होगी। बी की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। और विस्पंद आवृत्ति बढ़ने के लिए बी की आवृत्ति को कम होना है, बिल्कुल, तो ए की आवृत्ति तो ये रहेगी, मतलब ए की आवृत्ति तो ये रहेगी। तो बी की कौन सी पॉसिबल हो सकती है इन दोनों में से, तो आई थिंक ये, अगर अपने को 7 हर्ट्ज आवृत्ति विस्पंद आवृत्ति बढ़ानी है, 7 हर्ट्ज विस्पंद आवृत्ति अपने को बढ़ानी है और बी की आवृत्ति जो है वो घटानी है, तो बी की आवृत्ति अपने पास में कम कौन है, 524। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 524, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा, इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, 524, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका। किसी पीएन संदेश ऐड में अवश्य परत की चौड़ाई में वृद्धि का कारण,
अरे यार ये तो 12th क्लास में आपको बता दिया जाता है सर, इस तरीके से पी एन संधि बनाते हैं, इधर पी प्रकार का अर्धचालक, इधर एन प्रकार का अर्धचालक, पी में जो है आपके स्थिर ऋणायन होते हैं और एन में स्थिर धनायन होते हैं। बिल्कुल सर। अवरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है सर पी एन से लेकर के पी की तरफ, ये होता है आपका ई अवरोधी। बिल्कुल। और अगर हम लोग इसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करने का तरीका दो होते हैं आपके, एक तो अग्रवाइज वाला और एक पश्चिमवाइज वाला। तो यहाँ पर अग्रवाइज की अगर बात करते हैं ये प्लस पे या माइनस पे, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो वो कहाँ होगा, अवरोधी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अक्षीय परत की चौड़ाई तो कम होती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल। तो इसको अगर हम लोग उल्टा कनेक्ट कर देते, उल्टा कनेक्ट मतलब पी को नेगेटिव पर ले लिया और एन को पॉजिटिव पर। जब हम लोग ऐसा करते हैं कि एन तो पॉजिटिव है और पी जो है वो नेगेटिव है, तो ये होता है बेटा फर्स्ट वॉइस। आपको मालूम है ये तो 12th क्लास में हो जाता है सर। फर्स्ट वॉइस, फर्स्ट वॉइस यानी कि अब जो बाह्य उत्पन्न होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर देखेंगे तो ई बाह्य भी इधर हो गया। तो ई बाह्य और ई अवरोधी एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, इसका मतलब अक्षीय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन से वॉइस में, ओनली फर्स्ट वॉइस में, यानी कि केवल आपका आंसर आएगा फोर्थ, केवल फर्स्ट दिशिक वॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ। आगे बात करते हैं 138, R1 और R2 त्रिज्याओं, R1 और R2 त्रिज्याओं, जहां पर R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 R2, ओके, के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में एक केल्विन की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अरे यार सिंपल है, ऊष्मा की मात्रा अगर निकालेंगे तो ms कितना होता है अपने पास में ΔT, और ΔT का वैल्यू कितना दिया है अपने को, ΔT का वैल्यू सर 1 केल्विन दिया है। s अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा, m के रहेगा, यानी कि द्रव्यमान के रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होता है सर आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। दोनों कॉपर समान गोले, मतलब एक ही पदार्थ के गोले हैं, तो रो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो m को हम लोग किसके समानुपाती कर देंगे, आयतन के। तो m प्रोपोर्शनल टू v यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। गोले दिए तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो q इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये लिख सकते हैं अपन। m की वैल्यू यहाँ से पुट करें 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ से q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ q। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे q डैश प्रोपोर्शनल टू r डैश का q, बिल्कुल। और r डैश के लिए अपने को बोला r2, या सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अपन r2, ये हो जाएगा r2। और r1 r2 में क्या रिलेशन दिया है कि r2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन 1.5, ये आप पुट करोगे यहाँ पे q2 प्रोपोर्शनल टू r1 का q अपॉन 1.5 का q, ठीक है। और 1.5 का अगर आप q करोगे यानी कि 2.25 स्क्वायर हो गया, फिर इसको 1.5 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3.375, और 3.375 इनमें से किसका कौन सा ऑप्शन रहेगा, 27/8। 27/8 जो है ये इनका मैं रेशियो फाइंड करना है आपको, Q1 और Q2 का। तो Q1 Q2 का रेशियो फाइंड करोगे तो ये कैंसिल होगा सर यहाँ से, और ये क्या रहेगा, ये चला जाएगा आपके पास में, ये नीचे आएगा, यानी कि 1/3.375 आएगा, और ये कहाँ पर, सॉरी ये आपका 3.37/1 आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 27/8, क्योंकि 27/8 को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो 3.375 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। किसी LCR श्रेणी LCR परिपथ किसी AC वोल्टता स्रोत से संयोजित है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी श्रेणी LCR परिपथ है, उसके अंदर AC वोल्टता स्रोत से जुड़ा, ठीक ठीक। L को हटा दिया जाए, मतलब स्वयं प्रेरकत्व को अगर हटा दिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच π/3 का कालांतर होता है, बिल्कुल ठीक है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटा दें तो धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर यही रहता है, शक्ति गुणा। अरे जब LCR परिपथ है, LCR परिपथ में से अपने को L को हटा दिया, C को हटा दिया, तो कौन सा परिपथ रहेगा, R परिपथ रहेगा। और R परिपथ के अंदर प्रतिबाधा जो है वो किसके बराबर रहती है, R के बराबर रहती है। या परिपथ जो है किसकी भांति व्यवहार करता है, शुद्ध प्रतिरोध की। और ये जानते हो आप लोग यार कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ के अंदर cos फाई का वैल्यू कितना आता था, शक्ति गुणांक का वैल्यू कितना आता था सर, 1 आता था। क्योंकि यहाँ पर जो कालांतर है फाई कितना आता है, वो 0 रहता है, 0 रहता है। इसका मतलब यहाँ पर cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। या दूसरे तरीके से z इक्वल टू r है, और cos फाई की वैल्यू अपने पास जब निकालते हैं तो r अपन में क्या आता है, z। r अपन में z, यहाँ पर z की वैल्यू r हो गई है, तो r अपन में अगर r सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 आएगा, यानी कि शक्ति गुणांक कितना हो गया, 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 1.0, यानी कि पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ।
किसी मीनार के शिखर से किसी भी गेंद को, अरे यार 20 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर में फेंका जाता है कि उस समय पश्चात ये गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब बिल्कुल इजी दिया है, बिल्कुल सब कुछ इजी दिया है। v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, या s की जगह हम लोग हाइट ले लेते हैं। v का वैल्यू कितना दिया है 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ से इसका हो जाएगा 6400 और 20 का स्क्वायर करके इधर लेकर के आओगे तो 400 हो जाएगा, उधर अपने पास में रहेगा 2gh। सॉल्व करोगे इसको आप तो कितना आएगा 6000 और इसमें डिवाइड करोगे 2 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 हो गया, एच की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 300 आ गया। तो एच की वैल्यू कितनी रही 300, हाइट कितना हुआ 300 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अपने पास में यज्ञ के द्विध्रुवीय प्रयोग में यदि कला संबंध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधा और पर्दे से कला संबंध स्रोतों की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? अरे पढ़ाया था आपको, ये तो सर आपने 12th में पढ़ा दिया था। अरे वही सब कुछ वही तो है जो पढ़ा रखा है, बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला जानते ही हो। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर कहा गया कि जो स्टार्टिंग में कहा गया कला संबंधित स्रोतों के बीच की दूरी का पृथक्कन आधा, यानी कि स्मॉल डी जो है इसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और कैपिटल डी जो है इसको क्या करना है अपने को डबल करना है। तो क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू सर लैम्बडा, कैपिटल डी की जगह 2 डबल डी कर दिया अपने, और स्मॉल डी की जगह डी अपॉन 2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 4 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, यानी कि चौथाई 4 गुनी हो गया, एक चौथाई नहीं 4 गुनी। ऑप्शन नंबर आपका 141 के अंदर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अरे ये तो मतलब ग्राफ है, नीचे दिए गए कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप के साथ प्रतिरोधकता के, ये तो एनसीईआरटी में है अपने, ये तो अपने डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर कार्य गिवन है आपका, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपके पास 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपने पास में, इस तरीके से 1 रहेगा, ठीक है बिल्कुल। ये ऑप्शन भी आप करके आए होंगे, मतलब मजा आ गया आप सबको है, मतलब फिजिक्स का पेपर देने में तो मतलब इस बार सर बहुत बढ़िया लगा होगा फिजिक्स का पेपर। 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनलिका जिसमें 100 फेरे हैं, लंबाई आपको दे दी भाई 50 सेंटीमीटर, फेरे दे दिया आपको, यानी कैपिटल एन दे दिया 100। ऐसा क्वेश्चन जब मैं आपको क्लास में कराता था 12th में तो क्या, और जब कहता था कि नीट में आएंगे तो मतलब सर ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा, आ गया ना नहीं आया, तो एल कर दो अपने पास में कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, एन गिवन है अपने पास में 100 फेरे, और धारा अपने को गिवन है 2.5 एम्पियर। यार मतलब परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सर बच्चा जानता है 12th पास करने वाला, बी इक्वल टू स्मॉल एन आई, ध्यान रखना स्मॉल एन आई, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में क्या होता है एल। स्मॉल एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल एन कितना है 100, अच्छा एल कितना है 50, नॉट 50 सर सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻², यानी कि ऊपर जो है हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू होगी अपने पास में कितना 200, ये वैल्यू पुट करेंगे बी इक्वल टू, मतलब यार बोर्ड एग्जाम मतलब ऐसा पेपर लग रहा है कि जैसे बोर्ड का पेपर कर रहे हो। म्यू नॉट का वैल्यू भी दे दिया, म्यू नॉट का वैल्यू तो कम से कम छोड़ देता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू 200 हो गया, और आई का वैल्यू अपने पास 2.5 हो गया। सॉल्व करिए, मतलब सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, अरे मल्टीप्लाई तो करना है सर, बिल्कुल निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो निकालना इसका जो भी है आंसर निकालिए, और जो भी आएगा आपका आंसर होगा वो टिक कीजिए। ये अपने पास हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 144, दिल्ली आवर्ती की 1.5 गुनी आवर्ती का प्रकाश, ओहो आवर्ती प्रकाश की आवर्ती दिल्ली आवर्ती म्यू नॉट का 1.5, ओके, प्रकाश शुक्र पदार्थ प्राप्त होता हो गया यदि प्रकाश की आवर्ती आधी, बहुत बढ़िया, प्रकाश की आवर्ती को क्या कर दिया जाएगा आधी और तीव्रता को दुगना कर दिया जाए तो प्रकाश की धारा कितनी होगी। अगर आवृत्ति को दुगना आधा करोगे, आवृत्ति को अगर आधा करोगे तो यहां से ये भी क्या हो जाएगी, मतलब ये आवृत्ति अगर आधा कर दोगे तो भाई ये तो जो कार्यफलन की आवृत्ति है दिल्ली आवृत्ति है, दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो जाएगी, और दिल्ली आवृत्ति से कम हो जाएगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहा, फोटोन गिराया, पर्याप्त ऊर्जा आवृत्ति का फोटोन गिराया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, तो जब ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है, आवृत्ति पर्याप्त नहीं है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहां से आएगा, और जब प्रभाव इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा तो कौन सी गति जुड़ जाएगी, कुछ नहीं आएगी। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा भी नहीं आएगी, तो विद्युत धारा, इसका आंसर कौन सा रहेगा 0।
क्योंकि यहाँ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो दैलीय आवृत्ति से क्या हो गई है, कम हो गई है। आया समझ, बहुत बढ़िया। किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है। चूटी अंतराल पिच ज्ञात करो। क्या होता है पिच? अल्पतमांक को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पैमाने पर भागों की संख्या से, भागों की संख्या से, तो ये आपका पिच हो जाएगा। सर 0.01 को मल्टीप्लाई करना मतलब 50 से, बिल्कुल यही करना है। आंसर क्या आएगा? 0.5 mm आएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमानहीन डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षण रहित गिरनी से गुजरती है। अरे यार, मतलब क्या क्वेश्चन दिया है और अपन किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मालूम है आपको? गिरनी वाले क्वेश्चन आपको कितने मतलब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आपको कराए गए थे क्लास में। ये गिरनी हो गया अपने पास में। सर उम्मीद नहीं था ना, मतलब इस तरीके का पेपर भी आएगा। 4 kg 6 kg, मतलब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? नीचे अपने पास में क्या हो गया? 6g, ऊपर हो गया t, इधर अपने पास में 4g अप्लाई होगा ऊपर की तरफ t, और ये डाउनवर्ड है अपने पास में a और ये अपवर्ड है a। तो करना आपको मालूम है 6g माइनस t इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 6 है। आप जानते होंगे mg माइनस का t इक्वल टू ma, m की वैल्यू 6 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, t माइनस का 4g। नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा? t माइनस का 4g इक्वल टू 4 है। बिल्कुल यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, 4g को इधर लिख दिया, प्लस का t यहाँ लिख दिया, इक्वल टू में 4a। सॉल्व किया, कैंसिल आउट, ये हो गया 2g इक्वल टू कितना हो गया? 10a। 2g इक्वल टू 10a। a फाइंड करना है तो 2g अपॉन में क्या करेंगे? 10, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5, ये हो गया अपने पास a कितना आया? g अपॉन 5। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हुआ? g अपॉन 5, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री टफ लगा या फिजिक्स टफ लगा था? केमिस्ट्री टफ था, फिजिक्स टफ था या बायो टफ था? क्या आपको इस बार टफ लगा? सर ऑब्वियस ही बात है, पहले ही बता चुके आप कि बायो ही इजी था, बायो भी इजी था, फिजिक्स भी इजी था, बस थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा मतलब लगा कि हाँ केमिस्ट्री में है थोड़ा प्रॉब्लम। ट्रांजिस्टर क्रिया के नीचे दिए गए, मतलब ट्रांजिस्टर का ये क्वेश्चन उम्मीद नहीं थी, मतलब यार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा थ्योरेटिकल। मतलब 3 पार्ट आपको ई, बी और सी, इमिटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपिंग होता है, बी। सेकंड ऑप्शन, आधार क्षेत्र बहुत पतला भी होता है और इसमें डोपिंग भी कम होती है। यही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि सत्य पूछा है, सत्य कौन सा है? बाकी 3 तो गलती है। उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों अग्रदेशिक बिल्कुल नहीं। उत्सर्जक संधि अग्रवाद में, संग्राहक संधि पश्चिमाद में। आधार उत्सर्जक संग्राहक क्षेत्रों की डोपिंग बिल्कुल समान नहीं होती। आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है? बी, आधार क्षेत्र का पतला और हल्का डोपित होना। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? मतलब किस पर बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई नहीं होता? भाई सब जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं पर ही अप्लाई होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन पर कन्फर्मेशन होगा, मैंने H2 इलेक्ट्रॉन तो सर बनी है। अच्छा, एकदा आयनित नियन, यही गलत आंसर, यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। वैध नहीं है, किस पर वैध नहीं है? नियन पे नहीं होगा, एकदा आयनित नियन पर ही अप्लाई नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन आप राइट कर देना। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु पर अप्लाई होता है और हीलियम +1 पर अप्लाई होता है, नियॉन +1 पर अप्लाई नहीं होगा। नियॉन वाला जो है एकदा आयनित नियॉन परमाणु, इसको भाई गलत कर लेना है ना, मतलब इसको राइट आंसर कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। त्रिज्या आर की कोई, अच्छा बहुत, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लगा, ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड से है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा केश का नली वाला, कि हाँ मतलब कुछ बच्चे इसके लिए कह रहे थे, बोला सर इसमें थोड़ा सा हमारा गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। त्रिज्या आर की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई h तक चढ़ गया। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। बहुत बढ़िया, कि आर त्रिज्या जब होती है तो 5 ग्राम ये चढ़ जाता है, सॉरी 5 ग्राम द्रव्यमान जो है वो, ठीक है। त्रिज्या 2r है, त्रिज्या को कितना कर दिया है? दुगना कर दिया है। त्रिज्या को दुगना कर दिया है तो केशिका नली जल में डूबी है। चलिए बहुत बढ़िया। चढ़े जल का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब ये अपने को फाइंड करना है। तो एक बात सोचिए कि केशिका नली में जो द्रव चढ़ता है उसका ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? सर आर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर अपने त्रिज्या को है क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो यहाँ पर हाइट जो है ये क्या रहेगा? ये 1/2 हो जाएगा, 1/2r हो जाएगा। बिल्कुल हाइट का तो ये मतलब हो गया, ठीक है सर।
और द्रव्यमान की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, मतलब तो द्रव्यमान का रिलेशन दिखा रहा है, बिल्कुल सर। और एच हमने देख लिया किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के, मतलब केस नली की त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसको हम लोग द्रव्यमान से या इस तरीके से कैसे रिलेट करें, तो देखिए बिल्कुल 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 अच्छा अच्छा, देखिए द्रव्यमान बराबर होता है सर आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या है, आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व तो अपने पास सेम हो गया, बिल्कुल। तो द्रव्यमान जो है ये किसके समानुपाती रहेगा, आयतन के। द्रव्यमान जो है वो किसके समानुपाती रहेगा, आयतन के। और नलिका है, नलिका अपने पास बेटा कौन सा शेप होता है, नलिका आपको मालूम है सर बेलन का शेप होता है, सिलेंडर का शेप होता है। और सिलेंडर के लिए आयतन की अगर बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात करूंगा तो ये समानुपाती रहेगा आयतन। आयतन कितना है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बिल्कुल सर। तो त्रिज्या हमने कितना कर दिया है, डबल कर दिया है, पहले आर था अब हमने क्या कर दिया है 2r, बिल्कुल सर। तो r अगर हमने 2r कर दिया तो 2r का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। और हाइट कितना हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में 1/2r रह जाएगा, इस तरीके से 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 गुना जाएगा, यहाँ पर 1/4 का गुना जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, कितना टाइम 2 बार। तो m कितना बढ़ जाएगा, पहले द्रव्यमान की तुलना में दुगना हो जाएगा। पहला जो द्रव्यमान था उसकी तुलना में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 10 ग्राम आएगा सर। पहले अगर 5 ग्राम था तो अब उसका दुगना कितना हो गया, डबल कितना हो गया 10 ग्राम हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। समझ में आ गया होगा आपको ये नहीं आया, देखिए ऐसे कर लेना कि m जो है ये अपना इक्वल कर लेना भाई पाई आर स्क्वायर, जैसे h है ना, तो h की जगह अपने 1/r लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। m डैश अगर बात कर रहा हूँ तो पाई r की जगह मैंने क्या कर दिया 2r का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर अगर करूंगा सर तो यहाँ पर 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/, में क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर m डैश अपॉन m करेंगे अपन तो देखिए पाई से ये पाई एज इट इज हो जाएगा ऊपर 4r स्क्वायर डॉट 1/2r हो गया। और ये रह जाएगा पाई आर स्क्वायर डॉट 1/r, 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 4 × 1/2, 2 से 4 कैंसिल किया 2। तो m डैश इक्वल टू उधर 2, इस m को उधर भेजूंगा तो ये m इधर जाके तो m डैश इज इक्वल टू हो गया 2 × m, मतलब पहले वाले द्रव्यमान का दुगना। तो पहले द्रव्यमान 5 ग्राम था, ये हो गया अपने पास में टोटल अब 10 ग्राम। ऐसे कर लेना, ठीक है, ये अपने को आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। 150 मतलब क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात योगदान सेम अनुपात होता है। तो अनुपात मतलब समान इनका योगदान रहता है तो उनका अनुपात क्या रहेगा। तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन आप मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था 17 नंबर चैप्टर, वहां पर ही मैंने आपको डिस्कस करा दिया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1:1, यानी ऑप्शन नंबर 4। अच्छा आगे देखो 151, ये भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। अगले वाला ये जो धारणशीलता से क्वेश्चन दिया है ना मैग्नेट से, उन्होंने जो शैथिल्य वक्र वगैरह अपन बनाते थे, याद है आपको चुंबक वाले में। हाँ 599, धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पेयर प्रति मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता क्या है, तो मतलब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि μr इज इक्वल टू अपेक्षित चुंबकनशीलता μr इक्वल टू अपने बताया गया था x प्लस जाई प्लस कितना होता है 1। ये होती है अपने पास में क्या चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसी को धारणशीलता की जैसे अपन देखें तो μr इज इक्वल टू 599 प्लस 1, तो μr इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 600। ये अपने पास में क्या आ गया है μr आ गया, बिल्कुल आ गया। म्यू नॉट का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, छड़ के पदार्थ की पारगम्यता पूछ रहा है आपसे, यानी कि म्यू पूछ रहा है आपसे। और म्यू बराबर आप जानते हो यार म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट इंटू क्या होता है म्यू आर, बिल्कुल बिल्कुल। और म्यू नॉट का वैल्यू अपने को यहाँ तक दे दिया। म्यू नॉट का वैल्यू भी कितना दिया है अपने पास में सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और म्यू आर का वैल्यू अपने पास में कितना आया सर 600 आया। आंसर निकालेंगे तो 6 चौका 24 हो गया, यानी कि 24 पाई इंटू 10 की घात, ये माइनस का 7 है, ये 2 है, तो ये 10⁻⁻5 रहेगा, ठीक है। लेकिन अपने को ऑप्शन में क्या है माइनस का 5 दिखा रखा है 24। अच्छा, इसमें 2.4 दिया आपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से, जिससे अपन ने क्या लिया कि एक पावर जो है
यहाँ पर कम कर लिया अपने, पावर 4 कर ली तो यहाँ प्लस पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर अगर अपने पावर कम कर दी, सर ऐसे कैसे लग गया, तो एक बार देख लो है, फालतू गड़बड़ कर दोगे। देखिए ये हो गया, तो अपन ने क्या है इसको 10/10 से एक बार तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 10 का हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नीचे वाला जो 10 है इसका डिवाइड करूंगा तो ये 2.4 आ जाएगा। बिल्कुल ऊपर 10⁻1 बन रहा है, ये 10⁻5 है तो 10⁻4 रहेगा। आ गया होगा समझ में। तो 2.4 × 10⁻4 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये आप आंसर दे लेना ऑप्शन नंबर 3, 2.4 पाई × 10⁻4, ये ऑप्शन दे लेना, ठीक है। अच्छा 152 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 152 क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा। किसी अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण होना चाहिए, बहुत बढ़िया। मतलब ब्रूस्टर कोण क्या होता है? ब्रूस्टर कोण या अपन लोग कहते हैं ध्रुवण कोण, उसको कहा जाता है कि वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, ध्रुवित होता है। अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं इसको, पोलराइजेशन में ध्रुवण पढ़ा रखा है मैंने आपको, बढ़िया। इसका फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया था कि μ = 10 IP, और इन्होंने कहा है इसके ऑप्शन के अंदर इन्होंने IB से रिप्रेजेंट किया, तो हम लोग इसको IB लिख देते हैं, 10 IB। बिल्कुल सर। अब इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो इस अपवर्तनांक का वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, और ग्रेटर देन अगर 1 रहता है म्यू का वैल्यू, तो यहाँ पे 10 IB जो है इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 10 IB की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। और 10 की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ रहती है? अगर 10 की वैल्यू को अगर हम लोग डिस्कस करें तो 10 0 पर देता है 0, और 10 30 पर देता है 1/√3 जो कि 1 से कम है। 10 45 पर देता है 1/√2 जो कि भी ये भी आपका 1 से कम है। और 10 45 पर ये 1 देगा, और 10 60 आपका √3 ये 1 से ज़्यादा हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 45 एंगल से, 45 एंगल से 1, उसके बाद फिर √3। तो कहाँ पर देगा कि जब एंगल की वैल्यू जो है ये क्या होगी, 45 से तो ज़्यादा होगी। 45 पे तो 1 है ना, 1 से ज़्यादा चाहिए अपने को, तो 45 से ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या रहेगा, कम, या 90 के इक्वल रहेगा। तो ये ऑप्शन अपने पास में राइट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पर IB जो है 45 ग्रेटर देन और 90 डिग्री लेस देन गिवन है। तो ये अपने पास में इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें इसका, सरलावर्त गति किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच का अंतर। मतलब तो विस्थापन समीकरण आप जानते हो सर, A sin ωt, अपन ये पढ़ाते हैं आपको। बिल्कुल एक बार इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन करूंगा, तो सर वेग निकल के आएगा A ω cos ωt। बिल्कुल सर। अगर इसका एक बार और अवकलन कर दूंगा तो फिर त्वरण निकल के आएगा A ω² माइनस का A ω² sin ωt। इसने पूछा है विस्थापन और त्वरण के लिए, तो विस्थापन के लिए अगर बात करें तो sin ωt है, लेकिन त्वरण की बात करें तो माइनस का sin ωt है। माइनस यानी कि अपोजिट हो गया, इसलिए इस तरीके यहाँ पर कालांतर कितना आएगा, पाई, यानी कि 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आंसर अपने पास क्या रहेगा, पाई रहेगा। क्लियर है आपको? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर 3rd, पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर चालक गोला है अपने पास में, 3.2 × 10⁻⁷ कूलम इसके ऊपर आवेश है। बिल्कुल त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यानी कि भार पूछ रहा है आपसे। तो भार के लिए अगर बात करेंगे तो k की ओपन में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। आवेश कितना दिया है, इतना। तो यहाँ पर k की वैल्यू आप लोग जानते हो, देखो क्वेश्चन के अंदर दिया 1/4πε0, यानी k की वैल्यू ये है वो 9 × 10⁹ q की वैल्यू कितनी दी है, 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन r²। r की वैल्यू अपने पास में कितना, r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 × 15 हो गया, मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ हो गया। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर था इसलिए -4 लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा आप और एक बार आंसर निकालिएगा। मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन तो है, इतना तो कर सकते हो, कैलकुलेशन सॉल्व करना। अगर अंदर पूछ रहा होता या 5 सेंटीमीटर पर पूछ रहा होता तो फिर मैं 0 कह देता, क्योंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए अगला है, ये मानिए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंग का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदर्शक का व्यास 2 मीटर है, उसकी विभेदन की सीमा, तो एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट दे रखा है विभेदन सीमा का। अगर आप कोई फॉर्मूला देखोगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी 1.22 लैम्बडा अपॉन में स्मॉल a, विभेदन सीमा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना 1.22 लैम्बडा अपॉन में स्मॉल a, और यहाँ पे लैम्बडा आपको दे रखा है
लैम्बडा दे रखा है आपको 600 नैनोमीटर, इसको नैनो को हटा लेना 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेना इसको। और व्यास आपको दिया हुआ है यानी कि स्मॉल ए आपको दिया हुआ है 2 मीटर, ये वैल्यू इसमें पुट करिएगा और आंसर निकालिएगा, यहाँ से आपकी विभेदन सीमा आ जाएगी। तो इसको भी करना थोड़ा, दोनों कैलकुलेशन है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लैम्बडा ये पुट करना है, ये आपको पुट करना है, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवन अपवन वेग दे दिया। देखिए बेटा वीडी आपको अपवन वेग और दे दिया 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा इसके बाद में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे दी 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, ये दे दिया बिल्कुल। अब आपसे गतिशीलता पूछा है इसकी कि गतिशीलता क्या रहेगी, तो बचपन में आपको पढ़ा गया है वीडी इक्वल टू म्यू कैपिटल ई होता है, म्यू गतिशीलता, म्यू इक्वल टू निकालोगे वीडी अपॉन में क्या होता है कैपिटल ई। सर वीडी का वैल्यू कितना है 7.5 × 10⁻⁴ और कैपिटल ई का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻10। 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे 3 × 1 = 3, सॉरी 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 2.5 रहेगा। 2.5 × 10⁻⁴ में ये -4 है, ये -10 है, है ना? हाँ -10 है, -10 अगर ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो ये +6 2.5 × 10⁻⁶ 2.5 × 10⁻⁻+6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th रहेगा इसके अंदर। तो मतलब फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी रहेगी और वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ वगैरह जो है वो किस तरीके से क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन मार्क्स आप बहुत अच्छे इसमें ला सकते थे और जिन बच्चों ने लाए भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं करके आए हैं और उनका बता भी रहे हैं कि स्कोर भी जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 - 0.0099 का मान क्या है। सार्थक अंक, अच्छा देखो सार्थक अंक जब आपको पढ़ाया जाता है तो ये रूल वहां पर बताया जाता है कि अगर माइनस में और प्लस में, माइनस और क्या हो रखा है प्लस हो रखा है, तो वहां पर जो फाइनल आता है आपका माइनस करने पर या माइनस करने पर जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर पॉइंट कहाँ होता है, उसमें पॉइंट होता है कि भाई यहाँ पे जैसे पहली वाली जो नंबर है उसके अंदर कितने हैं 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर पीछे से 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो फाइनल आंसर में इन दोनों में से किसका मतलब काम मिल जाता है, 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है या 4 के बाद लगाना है, तो कम संख्या के बाद में देखा जाता है कि कम संख्या कौन सी है, मतलब जिसमें पीछे से कम नंबर्स के बाद पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके काउंट किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे 2 काउंट करेंगे, पीछे से हम लोग 2 नंबर्स के बाद में क्या लगाएंगे फाइनल आंसर में पॉइंट लगाएंगे। तो इसको माइनस करने की भी आपको शायद जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था, माइनस करने की भी आपको इस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है। फाइनल आप देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास में 9.980 9.9 9.9801 और 9.98। आप ये देख लीजिए कि पीछे से 2 नंबर के बाद में पॉइंट किस में लगा हुआ है, यहाँ देखूं 3 नंबर के बाद, यहाँ पर 1 नंबर के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ पर 2 के बाद, तो आंसर कौन सा रहेगा 9.98 रहेगा। ये आपका ऑप्शन था इसमें, पीछे से मतलब 2 नंबर के बाद में पॉइंट। तो ये रूल होता है पॉजिटिव, इसमें प्लस और माइनस के लिए, वो रूल अपने को अप्लाई करना था। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि यार किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा है, ऊर्जा पूछ रहा है आपसे 0.5 ग्राम, भाई 0.5 × 10⁻³ करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा E = mc²। ऊर्जा निकालनी है, E = m की वैल्यू है 5 × 10⁻³ और यहाँ से C की वैल्यू आप जानते हो सर 3 × 3 हो गई और 10⁻, प्लस का 16 हो गया। ये सॉल्व करना है अपने को भाई, तो नाम दिया 9 9 पंजे 45 इंटू 10⁻, ये 16 हो गया, ये -3 हो गया, यानी कि प्लस का 13 रहेगा, ये अपने पास में ऊर्जा हो जाएगी। अच्छा कितना दिया हुआ है देखते हैं अपन, तो 4.5 × 10⁻, प्लस का 13, 4.5 × 10⁻, प्लस का 13, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन तो सर क्लियर हो गया होगा। जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी, बहुत बढ़िया, और कहा कि क्रिप्टॉन 3689, क्रिप्टॉन 3689 और 3 न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होता है। साथ में कितने न्यूट्रॉन बना रहा है 3 न्यूट्रॉन बना रहा है, बहुत बढ़िया। तो 3 न्यूट्रॉन के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है, उत्पन्न होने वाला नाभिक कौन सा रहेगा
चलिए ये देखते हैं अपन 0 and 3 देखते हैं। तो ये 23 5 प्लस 1 इक्वल टू 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन हो गया अपने पास में, प्लस जो बनेगा उसका x देख लेते हैं, मान लेते हैं पर x है, इधर हो गया अपने पास में 236 और 89 और 3 को अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा इधर आकर के माइनस का 9 और 3 आपका 92 हो गया, और इधर x रहेगा, माइनस करूंगा तो 6 में से अगर 2 गए तो 4 बचेंगे, 6 में से अगर 2 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ 13 में से 9 गए तो 4, और यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल टू x। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी रहेगी 144 रहेगी, जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 144। यहाँ पर कितना है 92, यहाँ पर कितना है 36। परमाणु क्रमांक का अगर देखूंगा 92 में से अगर 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा 56 आएगा। तो 56 144 आंसर राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, बेरियम 56 और 144 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आया होगा समझ में, बिल्कुल आएगा। 161 किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 16 इंटू 10 का 9 कूलाम इंटू मीटर है। ओके, इस द्विध्रुव के कारण 60 डिग्री कोण को बनाते हुए 0.6 मीटर दूरी के साथ। चलिए इसको भी कर देते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं कह सकते अपन लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए द्विध्रुव हुआ, बिल्कुल 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 द्विध्रुव, और द्विध्रुव आघूर्ण इसका दिया हुआ है अपने पास पी दे रखा है 16 इंटू 10 का 9। अच्छा, यहाँ से 60 डिग्री एंगल अक्ष के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल के साथ, दूरी दे रखी है अपने को 0.6 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, और इस पर अपने को वेव ज्ञात करना है। तो वेव का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बिल्कुल v इक्वल टू की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। अच्छा, p की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ का 9 और cos 60 cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू 60, cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और यहाँ पर r यानी कि 0.6 मीटर ही है ना, बिल्कुल। तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना है, ये हो जाएगा अपने पास में 200। तो पावर तो आप सॉल्व कर भी सकते हो, 200 वोल्ट आपका ये आंसर कंप्लीट आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया 4। तो इस तरीके से अपने पास 161 क्वेश्चन अपने पास क्या हो गए, सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। किसी सिलेंडर में 249 केल्विन पास्कल दाब और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है, इसका घनत्व है। अच्छा, घनत्व आपसे पूछा गया, देखिए क्या गिवन है, प्रेशर दाब आपको दे रखा है 249 के पास्कल, ठीक है, और टेम्परेचर अपने को गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में अपन लोग कन्वर्ट कर लेंगे 27 प्लस 273 से, ठीक है। तो ये अपने पास में कन्वर्ट हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, इसके बाद हमसे पूछा गया इसका घनत्व, और साथ में इसने आर की वैल्यू भी दे रखी है, देखिए 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, चलिए अपने को क्या लगाना है, पीबी इक्वल टू एनआरटी, ठीक, और V वॉल्यूम हो गया, बिल्कुल सर। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, और अगर आयतन निकालूंगा तो द्रव्यमान बटे में क्या होगा घनत्व। ये वैल्यू आप पुट करेंगे P, और वॉल्यूम की जगह मैंने पुट कर दिया मास अपॉन में डेंसिटी। ओके, ये जो है n, ये क्या होती है, n होता है मोलों की संख्या। n क्या होती है, मोलों की संख्या या मोल। तो अगर n निकालूंगा तो दिया गया भार बटे क्या हो जाता है, अणुभार हो जाता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इक्वल टू में m अपॉन यानी कि गिवन वेट दिया गया भार बटे अणुभार, ये r इंटू टी अपने को किस में रखना है, केल्विन में। अच्छा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से अगर रॉ फाइंड करना हुआ, रॉ को उधर ले जाइए, m नॉट p के पास आएगा, p m नॉट अपॉन में कौन आ जाएगा RT, और रॉ उधर चला जाएगा। डेंसिटी अपने को फाइंड करना है, p गिवन है, बिल्कुल, m नॉट गिवन है। m नॉट के लिए अपने को दिया हुआ हाइड्रोजन, अपने को क्या दिया गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आपको क्या ज्ञात करना, अणुभार यानी कि उसका परमाणु भार आपको लेना है, हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार या उसका अणुभार आपको लेना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट आप ले लोगे। अच्छा, R 8.3 हो गया, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। तो चारों वैल्यू अपने को पता है, रॉ निकाल पाओगे तो इसको निकालिएगा और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। 162 में कौन सा आंसर आया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसको सॉल्व करके P की वैल्यू हमने पुट कर ली 249, m नॉट की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन के लिए आप जो है हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, अणुभार की बात कर रहा है, तो H2 के लिए कितना ग्राम लोगे आप 2, ठीक है, अपॉन में R
आर की वैल्यू हो गई 8.3 और टेम्परेचर कितना हो गया अपने पास में 300 केल्विन। तो इसको आप सॉल्व करिए और आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना आंसर आया इसका, कौन सा ऑप्शन आप लोग करके आए हो। आगे चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है। औसत तापीय ऊर्जा पूछिए आपसे, बोल्ट्जमान नियतांक दिया हुआ है, निरपेक्ष ताप दिया हुआ है। तो ये तो आपका 11th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया जाता है 3/2 kT वाला, 3/2 kT। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, फॉर्मूला बेस है बिल्कुल डायरेक्ट। ये 163 था अपना। अच्छा 164 की बात करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम लोग इसको, ये 12th क्लास के लेवल का क्वेश्चन होता है। किसी नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोण दिया गया है। चलिए इस तरीके से हम लोग 5 नंबर चैप्टर में या इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं, याद होगा आपको 4 कलर अपने को गिवन होते हैं और उनसे हम लोग उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जैसे अपने को दिया है पीला, और ये हो जाएगा अपने पास में बैंगनी, 3rd नंबर पे दिया है अपने पास भूरा, और ये है अपने पास में सुनहरा। ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका अपने को क्या बताना है, प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध और सहनता के मान क्रमशः है। सहनता पहली बात जैसे पीछे से देखते सुनहरा, सुनहरा यानी कि गोल्डन हो गया, और गोल्डन के लिए आपको बताया जाता है 5%। बाकी आप लोग जानते ही हो ट्रिक इसका कि बी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर जैसी, तो वो आपको अब पता होगा। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ से फर्स्ट जो 2 कलर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो कलर होते हैं, इनका ये अंक होते हैं, मतलब इनका अंक लिया जाता है। और अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से यहाँ से अपन देखें, फर्स्ट क्या है पीला, तो येलो यानी क्या हो गया अपने पास में 4 हो जाएगा। और बैंगनी किस नंबर पर आता है, बैंगनी यहाँ पर वॉयलेट की अगर बात करें हम लोग, तो वॉयलेट किस नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 4 7 और साथ में कौन है, भूरा, साथ में कौन आ गया अपने पास में, भूरा हो गया। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, 0 फर्स्ट हो गया आपके पास में, ब्राउन ब्लैक इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपने पास में। तो कितना होगा, सॉरी यहाँ अपन बात करते हैं इसके लिए जो 3rd नंबर होता है, ये दिखाता है अपने पास में उसके 10⁻⁴ जो है अपने पास में। ठीक है, यानी कि ये गुणक को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, 10⁻⁴ यानी कि गुणक को दिखाता है। तो यहाँ गुणक की अगर बात करेंगे तो गुणक कितना आएगा अपने पास में, देखिए ये तो 0 है, यहाँ होता है ये ब्लैक होता है फर्स्ट नंबर पे, अपन इसको भूरा बोलते नहीं, ब्लैक होता है। सेकंड नंबर वाला आपका ब्राउन होता है यानी कि भूरा। ठीक है, तो अपने पास में कितना आएगा सर, 10⁻⁴ यहाँ पर आएगा 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 4 7 इंटू 10⁻⁴ अपने पास में कितना है, 1 है। और आपने सहनता जो है वो देख ही ली कितनी आई अपने पास में, गोल्डन के लिए 5% होती है, और जो सिल्वर होता है उसके लिए अपने पास में 10% होती है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 470। बिल्कुल, तो ये तो हो गया अपने पास में क्या, प्रतिरोध हुआ, और सहनता हो गई अपने पास में 5%, 470 ओम और 5%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास में, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, 470 ओम 5%। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा आपका। 2nd नंबर पर होता है भाई ब्राउन, और 7 नंबर पर होता है वॉयलेट यानी कि अपने पास में बैंगनी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अगले वाला जो क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रॉनिकी वाले पार्ट से आया है। इलेक्ट्रॉनिकी मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जो लॉजिक गेट वाला चैप्टर है अपना, लॉजिक गेट से क्वेश्चन दिया है आपको, अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब लॉजिक गेट वाले से भी अच्छा क्वेश्चन आपको है। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ए इस तरीके से देखिए, ये अपने पास में क्या है, ये नॉट गेट है, सब जानते हो ये सर कौन सा गेट है, नॉट। और ये और प्लस नॉट, और प्लस नॉट क्या हो गया अपने पास में, ये नॉर हो गया। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो इसके लिए आप सेटिस्फेक्शन किस तरीके से कराओगे, देखिए कि नॉट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि अगर आपने यहाँ से ए सिंगल दिया, ठीक है,
तो नॉट उसको क्या कर देगा, ए बार, यानी कि 0 दिया तो 1 कर देगा और 1 दिया तो 0 तो कर देगा। ऐसे बी यहां पर पास कराओगे तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को, बी बार मिलेगा। ए बार और बी बार दोनों किससे पास होते हैं, पहले ये होता है नॉर की अगर हम लोग बात करें तो पहले होता है और फिर होता है नॉट, ठीक है। तो और का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर कौन है, ए बार और बी बार यहाँ पर इनपुट का काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर नॉट से इसको पास कराएंगे और नॉट से इसको पास कराने के बाद में क्या होगा कि सर इसका भी इस तरीके से बाहर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से सेटिस्फाई कराना है। तो अगर आप टेबल बनाएं, जैसे यहाँ से अपने क्या दिया 0, बिल्कुल ठीक है। बी से अपने क्या दिया 1 दिया, चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में ए बार हो जाएगा और ले लें हम बी बार ले लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके बाद में क्या ले लेते हैं हम लोग, ए बार प्लस बी बार। अगर एक बार लेना चाहें कि ए बार प्लस बी बार लेना चाहे और फिर फाइनली लेते हैं ए बार प्लस बी बार का इस तरीके से। तो ए पे हमने 0 दिया, बी पर हमने 1 लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सर 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 0 और में क्या होता है सर 1 होता है। अच्छा, फिर इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर ने 1 लिया, यहाँ पर अपन ने 0 लिया, फिर ए का क्या हो जाएगा 0, बी बार क्या हो जाएगा अपने पास में 1 और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा, इधर भी 0 इधर भी 0 लिया होता तो यहाँ पर 1 1 हो जाता, 1 1 के केस में यहाँ पर क्या रहेगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या होगा अपने पास में 0 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या होगा 1। तो इस तरीके की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो ऑप्शन में अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अपने पास में राइट है, A0 B0। पहले ऑप्शन की बात करें 0 0 1 0 0 और फाइनली जैसे ये अपने को दिया है तो ये अपने पास में क्या है 0 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आई थिंक आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन की बात करें हम लोग 0 0 1, ए पे 0 बी पे भी 0 है और यहाँ पे अपने पास में नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में है 0 0 0 0 0 और फाइनली अपने पास 0। अच्छा, ये चेक कर लिया हमने। इसके बाद 1 1 1 1 1 और उधर भी क्या है 1 है, ठीक है। और 0 1 पे 0 1 0 1 पे फाइनली अपने पास में क्या है 0 है और 1 0 पे 1 0 पे फाइनली अपने पास में क्या है 0 है। तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका राइट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप इसमें टिक करके आए होंगे। आप लोग कौन सा करके आए हो, थर्ड ही होगा मेरे हिसाब से इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका अपने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, मीटर सेतु वाला जो है। देखिए, मीटर सेतु वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। चलिए बहुत बढ़िया। मीटर सेतु जब आपको पढ़ाया जाता है तो मीटर सेतु में इस तरीके से, मैंने आपको मीटर सेतु पढ़ाया होगा, याद है, इस तरीके से 3 पट्टिकें हम लोग लेते हैं, बिल्कुल सर, HIG इस तरीके से पट्टियां लेते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए मीटर सेतु के बाएं अंतराल में, बाएं भाग ये हो गया, बाएं अंतराल में हमने यहाँ पर कोई प्रतिरोध तार जोड़ दिया, यहाँ पर हमने कोई प्रतिरोध तार जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। और दाएं अंतराल में हमने यहाँ पर एक ज्ञात प्रतिरोध 10 ओम जोड़ दिया। ज्ञात प्रतिरोध क्या जोड़ दिया, 10 ओम, ठीक है। संतुलित करता है जो सेतु के तार। यहाँ से मैंने इस तरीके से, आपको मालूम है कि यहाँ पर हम लोग एक व्यवस्था बनाते थे इस तरीके से कि सर यहाँ पे और 1 मीटर का तार लेकर के हम लोग स्केल से उसको संयोजित कर देते थे। इसके ऊपर 1 मीटर का तार लगाया जाता था, बिल्कुल, और इसी पर संतुलित लंबाई देखी जाती थी। तो वो संतुलित लंबाई मिल रही है 3:2 के अनुपात में। संतुलित लंबाई जो मिल रही है, इसको देखिए मैंने मान लेता हूँ इसको R, ये जो प्रतिरोध है इसको मैंने क्या मान लिया है, R मान लिया है। और संतुलित लंबाई मिल रही है अपने को 3:2, यानी कि कहीं ऐसा पॉइंट है कि इधर पार्ट ये जो है 3:2 पर ये प्रतिरोध क्या हो रहा है, संतुलन में हो रहा है, मीटर सेतु संतुलन में हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये संतुलन में हो रहा है तो मीटर सेतु के संतुलन की अवस्था आप जानते हो कि R1/R2 इक्वल टू होता है R3/R4,
बिल्कुल। तो ये वाला जो है अपने काम करेगा किसका, R1 का, ये काम करेगा अपने पास में R2 का, यानी कि 3 अपॉन में क्या हो गया 2। R3 का काम कौन करेगा, R3 अपने पास में हो गया R अपॉन, और R4 का काम कौन करेगा अपने पास में 10। ठीक, तो इसको अगर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो R क्या आएगा, तो R अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से मैंने इसको 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो R आ गया अपने पास में 15 ओम। अब इसने कहा है कि जो प्रतिरोध तार की लंबाई है वो 1.5 मीटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो R आया है, ये प्रतिरोध आया है, ये किसका आया है, 1.5 मीटर लंबाई के प्रतिरोध का आया है। मतलब 1.5 मीटर की लंबाई का तार था, उसका प्रतिरोध आया है 15 ओम। अच्छा, अब पूछ रहा है कि इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई ज्ञात करो तो इसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो एक बार ऐसे पढ़ लो कि 15 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई अपने को गिवन है कितनी, 1.5 मीटर। तो 1 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई क्या होगी, तो 1.5 मीटर में क्या कर लोगे 15। अच्छा, यहां से अगर इसको पॉइंट हटाया आपने, यहाँ पर क्या लगा दोगे 10, तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1 अपॉन में 1 × 10⁻1, और शायद आप इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻1 मीटर, या 0.1 मीटर लिख सकते हो इसको। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है आपका, तो दिख रहा है अपने को 1 × 10⁻⁻1 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, तो ये हो गया अपने पास में 166 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 167, क्वेश्चन नंबर 167 क्या है, किसी कण जिसका स्थिति सदिश R वेक्टर इज इक्वल टू जैसे 2k कैप मीटर है, जब मूल बिंदु के परितः 3 J कैप न्यूटन का कोई बल कार्य करता है। फोर्स अपने को गिवन है 3 J कैप न्यूटन, तो बलागुण ज्ञात करो। तो यहाँ पर टॉर्क अगर निकालोगे, बलागुण इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस क्या होता है F वेक्टर, याद रखिएगा R वेक्टर क्रॉस क्या होता है F वेक्टर। अब R वेक्टर कितना है अपने पास में 2k कैप इंटू F वेक्टर कितना है 3J कैप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 2 हो जाएगा अपने पास 6, और यहाँ पे करना पड़ेगा k कैप और J कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपको मालूम होगा इस तरीके से बताया जाता है आपको। यहाँ पर I कैप मान लीजिए, यहाँ J कैप मान लीजिए, यहाँ k कैप मान लीजिए। I और J को क्रॉस करोगे तो आएगा k कैप, J और k को क्रॉस करोगे तो कौन आएगा I कैप, और K और I को क्रॉस करोगे तो आएगा J कैप। इस तरीके से अब उल्टा करना पड़ रहा है अपने को, K और J को, K कैप को क्रॉस करूंगा J कैप के साथ तो आएगा माइनस का I कैप। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया माइनस का I कैप। अगर इसको लिखोगे सही से तो माइनस का 6 I कैप। ये ऑप्शन देख लीजिए आप, माइनस का 6 I कैप कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। मतलब फिजिक्स बहुत बढ़िया आपको आई है, बढ़िया रिजल्ट आपका आ सकता है, लेकिन हाँ कट ऑफ जरूर इसकी हाई होगी इस बार। कट ऑफ ये तो कंफर्म है कि अगर आपका पेपर जो है इजी आया है बढ़िया, तो फिर आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाना एकदम स्वाभाविक है। अच्छा देखिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कैपिटल ए, लंबाई एल का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है, ठीक है लटका देते हैं हम लोग। ये लटका दिया हमने। क्षेत्रफल इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है, लंबाई इसकी कैपिटल एल है, बढ़िया। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान m को निलंबित करने पर इसकी लंबाई l, यहाँ पर हमने किसी अन्य द्रव्यमान को इसके ऊपर लटका दिया तो क्या हुआ कि इसकी लंबाई बढ़ गई, और इसकी लंबाई कितनी हो गई है, लंबाई इसकी L1 हो गई है, बढ़कर के इसकी लंबाई कितनी हो गई है L1 हो गई है। अच्छा ठीक है, तो यंग गुणांक के लिए व्यंजक बताओ। तो पहली बात तो देखो भाई, L लंबाई थी इसकी, हाँ, तो ये बाद में कितनी हो गई L1 हो गई, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल एल अगर अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, बाद वाली लंबाई में से पहली वाली लंबाई को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास में डेल एल, L1 माइनस क्या आ गया L आ गया, ठीक है सर। फोर्स अप्लाई हुआ था, बिल्कुल फोर्स अप्लाई हुआ था नीचे, लेकिन मास लटकाया था, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या काम करेगा mg करेगा सर। चलिए फोर्स का काम, एरिया अपने को गिवन है, क्या पूछ रहा है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक के लिए आप जानते हो y इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया इंटू, यहाँ पर आएगा अपने पास में डेल एल इंटू ऊपर चला जाएगा अपने पास में एल, डेल एल अपॉन में एल होता है लेकिन एल कहाँ चला जाएगा ऊपर। y इक्वल टू फोर्स की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई mg, एल एज इट इज हो गया,
कैपिटल ए एरिया है, डेल एल का वैल्यू कितना हो गया ब्रैकेट में L1 माइनस का L हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? MGL अपॉन में कैपिटल ए L1 माइनस का L। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास में हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अच्छा आगे देखिए, 40 माइक्रोफेरड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC आवृत्ति से संयोजित किया जाता है। परिपथ की धारा का वर्ग माध्यम मूलमान ज्ञात करो। धारिता आपने को दे रखी है, C बराबर दे रखा है 40 माइक्रोफेरड। माइक्रो आप जानते हो, हटाना पड़ेगा तो 10⁻⁻⁶ लगा दूंगा, फेरड हो जाएगा। VRMS अपने को दिया हुआ था, आपको बहुत बार बताया गया है कि क्वेश्चन में जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन होती है वो RMS वैल्यू गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने पास में 50 हर्ट्ज, बिल्कुल ठीक है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्यम मूलमान ज्ञात करना है, यानी कि आपको IRMS ज्ञात करना है। और परिपथ कौन सा है? केवल संधारित्र जुड़ा है, तो ये हो गया शुद्ध संधारित्र वाला। याद करो, शुद्ध संधारित्र वाला आपके पास में ये सर्किट हो गया। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VRMS अपॉन में V अपॉन में Z। V अपॉन में क्या हो जाएगा? Z, यानी कि इस परिपथ की प्रतिघात या प्रतिबाधा। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा को किससे दिखाते हैं? XC से। धारतीय प्रतिघात इसको कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला आपने सुना होगा 1/ωc। इसको सॉल्व करूंगा तो VRMS अपॉन XC का वैल्यू लिख दूंगा 1/ωc। और ωc कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई होकर के ωc कहाँ चला जाएगा? ऊपर। VRMS की वैल्यू कितनी है? 200 ओमेगा की वैल्यू लिख दूंगा 2πf। और C की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी? 40 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ कर देता हूँ। देखिए IRMS इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई पाई में आंसर चाह रहा है क्या? नहीं, पूरा आंसर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए या 3.14 ले लीजिए। ठीक है। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी आपको को गिवन है 50 हर्ट्ज। अच्छा 40 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर कौन सा आएगा? एक बार आप चेक करिए। 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि ये तो 400 हो गया। और 5 चौके 20, ये अपने पास में 200 हो गया। ठीक है, ये 5 चौके 20 हो गया। देखिए 400 मल्टीप्लाई में ये 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3.14 ले लेते हैं y/7 का वैल्यू। और 10⁻⁻⁶ चल रहा है। ठीक है, 2 0 से मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, 4 दूनी 8, यानी कि 800 हो गया। ठीक है, 800 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से, 0 बाद में लगा देंगे। 800 को 32, 8 एकम 8, 8 और 3 अपने पास में कितना हो गया? 11, 8 3 24 और 1 25। ये हो गया अपने पास में 25 12, 2 0 और लग जाएंगे इसके पीछे। तो ये फाइनली आ गया अपने पास में 25 12 0 0। ठीक है, और 10⁻⁻⁶ चल रहा है। अपने को आंसर किस में मांग रहा है? ये डायरेक्ट ही मांग रहा है, मतलब पावर खत्म करवा रहा है। 10⁻⁻⁶ है 2 0 से, तो ये हो जाएंगी अपने पास में -4, 2 यहाँ पर कम हो जाएंगी। ठीक है, -4 यानी कि 4 0 से नीचे अपन क्या देते हैं? इसको भाग दे देते हैं। ये आएगा अपने पास में 2.5 आएगा, 2.512, यानी 2.5 एम्पियर इसका आप आंसर बता देना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 रहेगा। यही करके आए हो क्या? बताना भाई, ये वाला करके आए हो कि नहीं करके आए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विराम अवस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर है, तो विभवांतर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन के लिए भाई आप लैम्बडा जानते होंगे, 12.27/√V। और यहाँ पर वैल्यू आती थी किसमें? एंगस्ट्रॉम में। बिल्कुल, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में आपको कितना सा डिफरेंस है आपको मालूम होगा, 10⁻⁻1 का। यहाँ से अगर इस पॉइंट को मैं 1.22 कर देता हूँ तो यहाँ से ये वैल्यू किस में आएगी? नैनोमीटर में। यानी कि यहाँ पर आप लैम्बडा किस में रख सकते हो? नैनोमीटर में रख सकते हो, जो अपने को गिवन है। कितना गिवन है? 1.227 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 1.227/√V हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अपने को फाइंड करना है। √V को उधर लेके गया, 1.227 डिवाइड में लेकर के आया 1.227 इंटू 10⁻⁻² कैंसिल आउट हुआ। इस 10⁻⁻² को ऊपर लेके जाऊंगा तो +2 हो जाएगा। स्क्वायर करूंगा तो V इक्वल टू आएगा इधर 10⁻⁴ वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? सेकेंड।
कोई किरण लघु प्रिज्म कोण के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण आई पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण है लगभग। एक बात सुनिए, कोई किरण लघु प्रिज्म कोण, लघु प्रिज्म कोण का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या है, कम है। और एंगल की वैल्यू अगर आपके पास में कम होगी, प्रिज्म कोण अगर कम है तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर भी क्या होगा, कम होगा। और एंगल आई और एंगल आर अगर कम होता है तो आप साइन आई को लिख सकते हो आई और साइन आर को लिख सकते हो आर। ये आपको जब डेरिवेशन पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है कि एंगल अल्प होने पर साइन आई, एंगल आई इज वेरी वेरी लेस देन एंगल आर इज वेरी वेरी लेस देन वी कैन राइट साइन आर इक्वल टू आर। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्रिज्म है कोई, ठीक है, प्रिज्म है मान लिया, किसी पृष्ठ पर आपतन कोण आई पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत। चलिए यहाँ से हमने कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित कराई और यहाँ ये अभिलंब था, आपतन कोण हो गया अपने पास में कितना, आई हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, यहाँ से निकलती है और कैसे जाती है कि ये सामने वाले दूसरे जो फलक है, दूसरा जो पृष्ठ है और दूसरे पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर ये इंसिडेंट होती है। अब 90 डिग्री के एंगल पर अगर ये दूसरे इस पर इंसिडेंट होगी तो इसका नॉर्मल भी इसी साइड में होगा और नॉर्मल भी यही है और ये इंसिडेंट भी इधर ही हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ही एक लाइन पर आ गए। इसका मतलब यहाँ पे जो R बनता है R2 बनता है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0। यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 0। और यहाँ से देखिए मैं ये मान लेता हूँ इधर R1, ये अपने पास में क्या हो गया R1, तो R1 तो रहेगा लेकिन R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यों हो गई, इस बात को समझिएगा कि प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबवत निर्गत होती है, मतलब 90 डिग्री के साथ में बाहर निकलती है भाई। 90 डिग्री के साथ में अगर बाहर निकलेगी तो निर्गत किरण भी यही होगी और अभिलंब भी यही होगा। अब दोनों एक ही लाइन पर आ गए तो मेरे पास में यहाँ पर जो R2 एंगल बनता है, आपको याद होगा इस तरीके से प्रकाश किरण भेजी थी मैंने, आपको याद होगा, यहाँ इस तरीके से भेज दिया जाता है, ये अभिलंब हो गया, इस तरीके से ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ जो ये एंगल बनता है इसको हमने R2 कहा था और ये अपने पास में क्या कहा गया था, R1। तो जब ये वाली लाइन जो है इसी के अनुदिश है, ये जो लाइन है इसी के जैसी है, मतलब ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है अभी, इसी के साथ ऐसे इंसिडेंट हो, यही नॉर्मल है और यही आपके पास में ये वाली लाइन है। तो फिर तो जो आपका R2 है ये कितना होना पड़ेगा, 0, एक ही लाइन पर हो गए, बिल्कुल। तो यहाँ पर R2 0 हो गया और जब आप डेरिवेशन पढ़ते हो तो एक फॉर्मूला आता है A = R1 + R2। यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो गई है अपने पास में, 0। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल A = क्या हो गया है अपने पास में, R1 हो गया है। कैपिटल A = क्या हो गया है, R1। यहाँ पर अगर आप अभी इस वाली सतह के लिए स्नेल का नियम लगाओगे, μ = sin I अपॉन में sin R, ये लगाओगे तो यहाँ पे μ इसकी वैल्यू जैसे हम लोग कहें μ अपॉन में 1 हो जाएगा, μ अपॉन में क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि sin I के लिए अपने पास इधर को हो गया अपने पास 1। तो देखिए μ अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × sin I = μ × हो जाएगा sin R। और चूंकि ये हमने पहले बात कर ली कि एंगल कम है, इसका मतलब sin I को I लिख सकते हो और sin R को R। तो ये हो गया अपने पास में I = μ एज इट इज और यहाँ पर हो जाएगा R और R की वैल्यू यहाँ पर क्या R1 ही था और R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल A। तो I = हो जाएगा μA। तो इस तरीके से ऑप्शन अपने पास में क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 μA कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का वैसे तो आंसर मैं दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा मैं तो मतलब आप लोग भी यही करके आओगे, मोस्टली बच्चों का यही है। सेकंड नंबर कुचालक और अर्धचालक आपने आंसर दिया होगा, कुचालक और अर्धचालक आपने आंसर दिया होगा और मेरी तरफ से भी आंसर यही होगा जहां तक है, क्योंकि केवल अर्धचालक जो है ये भी हो सकता है, इसका केवल अर्धचालक और रोधी और अर्धचालक इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। अब ये डिपेंड दोनों ही मेरे हिसाब से मतलब सही होंगे या फिर आंसर मतलब नीट जो है ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर इसमें से राइट लेगा
ये तो हमें आंसर शीट आने के बाद में, फाइनल आंसर शीट आ जाए उसके बाद में ही पता लगेगा कि केवल अर्धचालक है या कुचालक और अर्धचालक यानी रोधी और अर्धचालक दोनों के लिए है। इसमें ऑप्शन ये फंसता है कि अगर ये हाई टेम्परेचर बोल देता, उच्च ताप कह देता, क्योंकि यार कुचालकों के लिए प्रतिरोध का मान आपको मालूम है कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, लेकिन कुचालक जो है, कुचालक के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो कुचालक इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तब जाकर के प्रतिरोध की वैल्यू कम होती है, और तब प्रतिरोध की वैल्यू कम होगी तब ये मतलब हाई टेम्परेचर पर एक तरीके से होता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर अगर कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कुचालक को शामिल करने में। लेकिन अभी तो आंसर मेरी तरफ से भी जहाँ तक है शायद सेकंड वाले को ही राइट माना जाए तो अच्छा होगा, कुचालक और अर्धचालक, क्योंकि यही हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है, पहला है या इसमें से दूसरा है कि केवल अर्धचालक है या रोधी और अर्धचालक है। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि जहाँ तक सेकंड जो आंसर है इसको राइट माना जाए, ये मेरा ओपिनियन है। अंतरिक्ष के 0.2 मीटर की आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट पाया गया। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? 0। जब हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, समान विद्युत क्षेत्र है और समान विभव है, और समान विभव है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा 0 यानी कि 0। अच्छा, आगे है, आगे अपने पास में क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफेराड है, कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफेराड हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो होता है निर्वात में। और माध्यम की अगर बात करूंगा तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये होता है। ठीक है, जहां पर इसको हम लोग निर्वात वाली कह देते हैं, यानी कि सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो जाता है? सी वैक्यूम, यानी कि सी निर्वात। तो इसने बात की माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफेराड है। तो वायु के लिए मतलब ये सी नॉट की वैल्यू होगी अपने पास में 6 माइक्रोफेराड, एप्सिलॉन आर एज इट इज है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफेराड, जो माध्यम भरा है उसकी हमने परावैद्युतांक मान लिया उसका एप्सिलॉन आर, और धारिता हो गई उसकी 30। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर फाइंड करूंगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी 30/6 यानी कि 5। ठीक है, और माध्यम का परावैद्युतांक आपसे पूछा जा रहा है यानी कि म्यू आपसे पूछा जा रहा है, और म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू आर तो आ गया अपने पास 5, और म्यू नॉट की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, और नहीं भी दे रखी तो याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो गया अपने पास 5। दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल के ऑप्शन राइट कीजिए। आगे है डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह मान लगभग है। तो जानते हो आप लोग इस बात को, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है, जूल अपने को गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो आपका 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻20 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करिए, और ये आएगा अपने पास किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैंसिल आउट करोगे इसको तो 10⁻1 बचेगा आपका, ऊपर -1 बचेगा, पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अपने पास 10, यानी कि 10 इंटू 10⁻1 अपॉन में 16। तो ये कैंसिल आउट हो गए तो ये हो गया 1/16 आएगा आपका आंसर। और 1/16 को अगर आप सॉल्व करो तो 0.06 इसका आंसर होगा, 0.06, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.06। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर होगा। प्रतिबल की विमा, प्रतिबल आप जानते ही हो, स्ट्रेस प्रतिबल इक्वल टू होता है सर बल अपॉन में क्षेत्रफल। बल का हो गया अपने पास में m1 L1 T-2, और क्षेत्रफल का हो गया अपने पास में L2, कैंसिल आउट करोगे तो m1 L-1 T-2 राइट होगा सबका। ये तो खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद भी नहीं होगी आप लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा।
नेक्स्ट है किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास स्मॉल डी तथा संख्या घनत्व n है, माध्यम मुक्त पथ को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अरे यार इस क्वेश्चन को भी मतलब बहुत सारे बच्चे छोड़ के आने की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 रहेगा, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका तो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट। ठीक है, तो ये पेपर एक तरीके से फिजिक्स का जो पार्ट रहा है, फिजिक्स का पार्ट तो मतलब एक तरीके से बहुत इजी रहा है। और बार बार जो मैं कह रहा हूँ, एक तरीके से सिर्फ बायो का पार्ट भी ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को बताया गया है कि हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा मीडियम रहा है, ज़्यादा वो भी टफ नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादा रहेगा कट ऑफ, पहले के कंपेरिजन में जो है ज़्यादा रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि पेपर ईजी है, प्लस टाइम ज़्यादा मिल गया आपको, तमाम चीज़ें। उसके लिए हो सकता है कि अपन दूसरा जो एक वीडियो में बढ़ाऊँ कि क्या आपका मतलब किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, एम्स या SMS की बात करें हम लोग को राजस्थान में कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने सॉल्यूशन देख ही लिया, तो फिजिक्स का तो आप इस तरीके से मिलान कर सकते हो, बाकी आपने कर भी लिया होगा। इतना तो कहाँ इंतजार रहता है, पेपर जिस दिन देकर के आते हैं उस दिन शाम को ही डल जाती है आंसर की, और शाम को ही सब कुछ सॉल्यूशन कंप्लीट डल जाता है। फिर भी बच्चों का कहना था इसलिए मैंने भी करा दिया। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए कैरेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हमारा यूट्यूब चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए उसे अगर आपने नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको ये सेक्शन बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।